आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डबली रीइंफोर्समेंट एंड फ्लैंज बीम। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड किया था सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के लिए। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस किया था हमने। आज हम करेंगे डबली एंड फ्लैंज बीम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मैंने आपको बताया कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन? मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा मान लो कि हमारे पास ये एक बीम सेक्शन है, ठीक है। तो हम सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में क्या करते थे, यहाँ पे हम स्टील बार प्रोवाइड करते थे, ठीक है। बट डबली रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, टेंशन साइड में भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ हम कंप्रेशन साइड में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और इसी सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन होती है, या कई बार बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू हाई हो जाती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो उसको, उस एक्स्ट्रा मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम कंक्रीट मिक्स या सेक्शन को इंक्रीज कर दें, डायमेंशन इंक्रीज कर दें। और दूसरा मेथड क्या होता है, हम कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। दो मेथड है इसमें। एक तो हम क्या करेंगे, मिक्स है जो कंक्रीट उसको इंक्रीज करेंगे, या जो सेक्शन है हमारे पास उसकी डायमेंशन हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो रेनफोर्समेंट है वो हम कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो कंप्रेशन साइड में ये जो रेनफोर्समेंट है ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मूवमेंट आएगा एक्स्ट्रा, उसको क्या कर लेगा, बियर कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक सेक्शन है डबली रीइंफोर्समेंट का। इसमें क्या कर रखा है हमने, टेंशन साइड में भी स्टील बार प्रोवाइड कर रखे हैं और कंप्रेशन साइड में भी हमने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, स्टील बार कर रखे हैं। अब जो डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन है इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। तो जो सबसे पहली एडवांटेज है इसकी, कि जब भी हम बात करेंगे, अगर मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, या हम कंसिडर कर लेते हैं सिस्मिक जोन 1 में, ठीक है, जो हायर सिस्मिक जोन है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक की ज़्यादा, तो उस केस में ये जो डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन है वो मोर स्टेबल देन सिंगली रीइंफोर्समेंट सेक्शन। ओके, सेकंड वन, द साइज ऑफ बीम विल बी स्मॉल। अब ये साइज ऑफ बीम स्मॉल कैसे होगा, क्यों होगा साइज सेम बीम का? देखो, हमें पता है कि जो कंक्रीट है ये हमारे पास डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन है, तो हमें पता है कि कंक्रीट के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और स्टील के पास क्या होते हैं, हमारे पास टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही दोनों होती है। तो जो स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे कंप्रेशन साइड में भी टेंसाइल बार प्रोवाइड कर दिए, तो उससे क्या होगा, एक तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मोमेंट आएगा उसको भी बियर कर लेगा, और दूसरा क्या करेगा, बीम के साइज को डिक्रीज कर देगी, क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो स्टील से ज़्यादा कंक्रीट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बीम का साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन है,
अब लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन कौन से होते हैं हमारे? डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप और डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है, और डिफ्लेक्शन ड्यू टू सम एक्सीडेंटल लोड, ठीक है। तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो स्टील बार है वो क्या करते हैं? इन सभी टाइप के डिफ्लेक्शन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देता है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? डक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जो हमारा बीम है, बीम सेक्शन है डबली रीइंफोर्समेंट का, वो क्या करेगा? डक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कैसे कर देगा? इंक्रीज करेगा ये कैसे इंक्रीज करेगा? देखो कंक्रीट है, कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, बट स्टील हमारा क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। तो हम कंप्रेशन में भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं और टेंशन में भी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्टील। इससे क्या होगा कि जब दोनों साइड में ही स्टील होगा तो डक्टिलिटी हमारी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जब भी हम जो हमारा स्टीरअप हम प्रोवाइड करेंगे यानी शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनको एंकर करना ईजी हो जाएगा। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम सेक्शन में हम क्या करते हैं कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे को मान लो इसमें शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो मेरे को ये जो शियर रीइंफोर्समेंट होता है वो इस तरह से स्ट्रिप रिंग होती है, स्टीरअप जिसको बोलते हैं हम, या शियर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो इसको यहाँ से तो टाई अप हो जाएगा मेरा यहाँ टेंशन साइड, बट कंप्रेशन साइड में तो टाई अप करने के लिए हमें क्या करना है? टाई अप नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई बार नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट इन डबली रीइंफोर्समेंट के केस में क्या होगा कि जो हमारा सेक्शन है उसमें टेंशन साइड में भी क्या होगा? स्टील बार होंगे और कंप्रेशन साइड में भी। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे शियर रीइंफोर्समेंट है वो ईजिली एंकर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे एडवांटेज है किसके? डबली रीइंफोर्समेंट का। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा बीम है या किस टाइप का बीम, सिंगली रीइंफोर्समेंट, डबली रीइंफोर्समेंट, फ्लैंज बीम, इनमें कौन सा ऐसा बीम है जो अर्थक्वेक लोड को अच्छे से बियर करेगा? तो कौन सा ऐसा बीम है जो अच्छे से बियर करेगा? वो बीम क्या है? डबली रीइंफोर्समेंट बीम है, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबली रीइंफोर्समेंट बीम। यहाँ पे मैंने RF यूज कर रखा है, इसका मतलब है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन को। इसके लिए क्या करना है? ये हमारे पास एक सेक्शन है, यहाँ पे मैंने शो कर रखे कंप्रेशन बार, यहाँ पे शो कर रखे टेंशन बार। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करता हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरी बीम क्या है? हेट्रोजीनियस है, बट जो सिंपल इलास्टिक थ्योरी में कहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ? एक होमोजीनियस मटेरियल के लिए ही करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी सेक्शन को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ? होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट कर दूँ। अब ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ? इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इक्विवेलेंट एरिया का यूज करता हूँ। तो ये वाला तो आपको पता ही है, MEAST, जो मैंने पहले सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम सेक्शन में यूज कर लिया था। अब यहाँ जो डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन है वहाँ कंप्रेशन साइड में भी हमारे पास क्या होगा? स्टील बार होंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन साइड में भी क्या होंगे? हमारे पास स्टील बार होंगे। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया, ये मेरा क्या है? इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने M-ASC से। ASC क्या है मेरा? एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन साइड, ठीक है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन साइड। M- क्या है मेरा?
जो न्यू मॉडुलर रेशो है हमारा कंप्रेशन साइड के लिए, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम डैश से। अभी यहाँ पे मैंने होल शो कर रखे हैं। ये होल क्या है? ये होलो स्पेस है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने जो स्टील बार है वो कहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया में कंसीडर किया है। तो स्टील बार की जगह मेरे पास क्या बच जाएगा? स्पेस बच जाएगा। ठीक है, स्टील बार की जगह क्या बचेगा? स्पेस बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा भाई? स्पेस बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये जो एम डैश ए एस सी है ये तो क्या है? हमारा इक्विवेलेंट एरिया है। अब जो ओवरऑल टोटल इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा? एम डैश ए एस सी माइनस में ए एस सी। ठीक है, ये ए एस सी क्या है? ये जो बार होल रह जाएगा ये एरिया है। अब ये देखो, इसमें मैंने माइनस क्यों नहीं किया, इसमें क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैं जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे कंक्रीट मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे कंक्रीट नहीं होता मेरे पास, बट इस एरिया में तो कंक्रीट प्रेजेंट है मेरा। इस वाले एरिया में क्या प्रेजेंट है? कंक्रीट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? ए एस सी माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू? एम डैश माइनस 1 ए एस सी। ठीक है, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो M1 की वैल्यू है M डैश की, वो क्या होगी? वो होगी 1.5 M। ठीक है, यानी जो मेरा मॉडुलर रेशो है उसका 1.5 टाइम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ये 1.5 क्यों होता है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। इसका सिंपल सा रीज़न है, देखो, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट जब भी उस पर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, अब मेरे को पता है कंप्रेशन साइड में क्या प्रेजेंट होता है? ओनली यहाँ पे कंक्रीट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ओनली स्टील में प्रोवाइड करता हूँ। कंक्रीट एक्चुअली में कंक्रीट होता है, बट मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूँ। क्या प्रोवाइड करता हूँ? स्टील। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? कंक्रीट। जब भी कंक्रीट पे मैं लोड लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 टाइप की डिफॉर्मेशन होगी। कंक्रीट में जब भी मैं लोड लगाता हूँ, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया तो यहाँ पे 2 टाइप की डिफॉर्मेशन होगी। एक होगी इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरी होगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगी कि मैंने लोड लगाया, मेरी स्लैब या कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या की? बेंट की। जैसे मैंने लोड रिमूव किया तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, वो क्या है? हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो मेरा डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट सेट हो जाएगी यहाँ पे, यानी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगी। और इसी डिफॉर्मेशन को, इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रीप डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है कंक्रीट में, वो किसके कारण होती है? वो होती है आपकी क्रीप के कारण। ठीक है, तो ये क्रीप डिफॉर्मेशन क्या करेगी? ये ओवरबर्डन डालेगी, जो कंप्रेशन स्टील है उस पर ओवरबर्डन डालेगी, यानी उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगा। उसके स्ट्रेस लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा ये। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस लेवल मेरा इंक्रीज होगा तो इस स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? उसका जो मॉडुलर रेशो है मेरा, वो भी क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1.5 टाइम्स। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1.5 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट हम एनालिसिस करता। तो मैं एनालिसिस में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में जब मैंने करवाया था आपको एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे मैं आपको ओनली वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए नई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया, ये सेक्शन है, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है और यहाँ पे भी मेरा क्या है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिग्मा CBC है, यहाँ पे सिग्मा SC, यानी जो स्ट्रेस मेरा किस पे आया? कंप्रेशन स्टील पे आया वो। और ये मेरा क्या है? सिग्मा ST अपॉन M, ये सिग्मा SC अपॉन 1.5 M। ठीक है, और यहाँ पे ये सिग्मा CBC है, ये सिग्मा SC, इसकी जगह पे मेरा कंप्रेशन लगेगा C2, और
जो C1 क्या है मेरा, कंप्रेशन ड्यू टू जो कंक्रीट में स्ट्रेस आएगा उसके कारण कंप्रेशन। ठीक है, तो जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ मैं बात कर रहा हूँ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी यहाँ पे, जो मैंने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट की था वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। आप सोल्व करके देखना मेरी पिछली वीडियो देख के, अगर नहीं सोल्व होता तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपको सोल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रीइंफोर्समेंट बीम। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, C1Z1 प्लस में C2Z2। ठीक है, C1Z1 प्लस में C2Z2। ठीक है, यहाँ पे C1 तो क्या है, कंप्रेशन ड्यू टू सिग्मा CBC। C2 क्या है, कंप्रेशन ड्यू टू सिग्मा SC। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है। और Z1 क्या है मेरा, जो लीवर शाम है, यानी जो कपल है, कपल डिस्टेंस है मेरी किस में, C1 एंड सिग्मा ST में। और Z1 क्या है, जो C2 और सिग्मा ST में कपल डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी मेरी लीवर आर्म, जो मैंने बताया था रिजल्टेंट, दो रिजल्टेंट बीच की। मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये मेरा C2 है और ये मेरा C1। तो ये डिस्टेंस तो मेरी क्या है, Z2, और ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या है, Z1। ठीक है, C1 तो आपको पता ही है ये है। C2 भी आप फाइंड आउट करोगे तो C2 क्या आ जाएगा आपका, ये C2 क्या होगा आपका, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे कहाँ से, ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे ये ट्राइंगल को कंसीडर करके, इस वाली दो ट्राइंगल को, एक तो ये वाली ट्राइंगल है इसको कंसीडर कर लोगे, और ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसको कंसीडर करके आप इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे, तो वहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दी है आपके सामने, ये रही। ठीक है, सॉरी ये रही, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब जब मैं इन सारी वैल्यू को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में लिखता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होगा ये। तो आपको ओनली ये ही फॉर्मूला याद करना है, किसके लिए, जब भी आप डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन को के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो। ठीक है, चाहिए आपके पास सेक्शन बैलेंस हो, चाहिए आपके पास सेक्शन अंडर रीइंफोर्समेंट हो, चाहिए सेक्शन आपके पास ओवर रीइंफोर्समेंट हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, जब मैं सिंगली रीइंफोर्समेंट सेक्शन को डिज़ाइन किया था या एनालिसिस किया था तो वहाँ पे 3 फॉर्मूले थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के, और यहाँ पे हमें ओनली एक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका एक रीज़न है, मैं बता देता हूँ आपको क्या रीज़न है। देखो, जब मेरे पास बैलेंस सेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो आप, TZ भी कर सकते हो, CZ भी कर सकते हो, यानी कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म भी यूज कर सकते हो, टेंशन मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म भी यूज कर सकते हो, और कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि अंडर इन्फोर्समेंट वाले केस में की बात कर लेता हूँ मैं। तो जो Z होता है वो क्या, मेरी रिजल्टेंट के बीच की डिस्टेंस होती है, जो कपल लगता है उनके रिजल्टेंट जो होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं अंडर रीइंफोर्समेंट की बात करूँगा तो वहाँ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में मैंने क्या किया था, उसमें किया था जब भी मेरे पास बीम थी अंडर रीइंफोर्समेंट, तो MOR की वैल्यू क्या ली थी मैंने, उसकी वैल्यू ली थी मैंने TZ, T इंटू में Z लीवर आर्म। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये एक C2 यहाँ पे, C1 यहाँ पे, तो इनका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो कि फाइंड आउट करना टिपिकल है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में
टिपिकल होगा या इम्पॉसिबल होगा तो ये वाली डिस्टेंस नहीं मिलेगी मेरे को, और ये वाली डिस्टेंस नहीं मिलेगी, ये वाली डिस्टेंस नहीं मिलेगी मेरे को। तो क्या होगा, मेरे को लीवर आर्म नहीं मिलेगा, और लीवर आर्म नहीं मिलेगा तो मैं वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास हम सिंगल फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो अब देखो, ये फार्मूला ओवर इन्फोर्समेंट के लिए तो ठीक है, बट अंडर इन्फोर्समेंट के लिए क्या होगा। तो अंडर इन्फोर्समेंट के लिए जो आपके पास ये सिग्मा CBC है, ये वाला सिग्मा CBC, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इन वाली डायग्राम का यूज कर लेना, इस वाली ट्राइंगल का। जब है आपको देखो अंडर इन्फोर्समेंट में क्या होता है, अंडर इन्फोर्समेंट में क्या होगा, आपका जो टेंशन है ये तो कंप्लीट आ जाएगा आपका, बट ये आपका अभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सिग्मा CBC की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो आपकी कम होगी, सिग्मा CBC से परमिसिबल स्ट्रेस से कम होगी वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल यूज कर लेंगे, एक तो ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे, ये वाली जो ट्रायंगल है मेरे पास ये वाली, और एक ये ट्रायंगल है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इन दोनों वैल्यू में, इस वैल्यू में रिलेशन मिल जाएगा, और मैं सिग्मा CBC की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लूँगा और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँगा, ठीक है। आप एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करना, अगर आपको नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल की हेल्प से ज़्यादा इजी हो जाता है इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। बाकी आपका जो जितने भी JEE के एग्ज़ाम हैं उनमें जनरली न्यूमेरिकल नहीं आते, उनमें ये ही फार्मूला पूछ लेंगे आपसे या कुछ पॉइंट पूछ लेंगे आपसे। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होता है ये वाला, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टेंशन रेनफोर्समेंट की है वही इसकी है। यानी कंप्रेशन साइड में भी मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, वही 0.85 डिवाइडेड बाई FY, ठीक है। ओके, अब बात कर लेता हूँ मैं फ्लैंज बीम की। किसकी बात कर लेता हूँ, फ्लैंज बीम की। अब जो फ्लैंज बीम है उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है, ये मेरे पास डायग्राम है। ये आपकी ये वाली क्या है, L बीम है, और ये वाली हमारे पास T बीम है। तो फ्लैंज बीम है ये इस तरह से, जो फ्लैंज रखती है उसको क्या बोलता हूँ मैं, फ्लैंज बीम, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, फ्लैंज कहलाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आप, वेब या रिब भी बोल सकते हो, ठीक है। वेब भी बोल सकते हो, रिब भी बोल सकते हो। तो इस टाइप की स्लैब बीम को आप क्या बोलते हो, फ्लैंज बीम बोलते हो, ठीक है। और ये यूज कब करता हूँ, जब मैं स्लैब और बीम को मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो बीम होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्लैंज बीम होगी, ठीक है। अब इस फ्लैंज बीम की इफेक्टिव विड्थ क्या होगी, इसकी इफेक्टिव विड्थ होगी द विड्थ ऑफ फ्लैंज विद कांस्टेंट कंप्रेशन स्ट्रेस। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस है, जैसे ही इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो वो वाली जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट फ्लैंज विड्थ, ओके। अब जो इफेक्टिव डेप्थ है वो मेरी इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद किसके साथ इंक्रीज होती है। एक तो जब इंक्रीज मैं स्पैन है बीम का वो अगर इंक्रीज कर देता हूँ तो मेरा इफेक्टिव विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, जब वेब की विड्थ इंक्रीज होती है, यानी ये जो वेब है इसकी विड्थ इंक्रीज होती है, तो क्या हो जाता है, मेरी ये इंक्रीज होती है। थर्ड, जो फ्लैंज की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी तो मेरी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूले
डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉर्मल केस में अगर आपके पास आइसोलेटेड टी बीम या एल बीम नहीं है तो सॉरी ये है हमारे पास टी बीम के लिए फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है एल बीम के लिए। इसको करेक्ट कर लेना भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ये है टी बीम के लिए और ये मेरा है एल बीम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा मेरा जो बी एफ होगा, बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस में 3df प्लस एल नोट बाई 12। बी एफ हमारी क्या है मैं बता देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये मेरे पास टी बीम है, तो जो ये डिस्टेंस है ये मेरी क्या कहलाती है बी एफ। ये क्या कहलाती है कैपिटल डी एफ यानी डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये क्या कहलाती है बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब। ये वाला पोर्शन वेब है, ये फ्लैंज है मेरा, ठीक है। और एल नोट क्या है, एल नोट क्या है डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट, ठीक है। वहीं एल बीम के लिए ये फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आइसोलेटेड बीम है तो उस आइसोलेटेड बीम के केस में मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब आपने किसी बीम में किसी भी स्लैब में एक ही बीम प्रोवाइड कर रखी है तो उसको क्या बोलता हूँ मैं आइसोलेटेड बीम। तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब एक नोट है ज़रूरी है कि जो हमारी टी बीम है या फ्लैंज बीम उसमें हम बहुत कम केस में क्या प्रोवाइड करते हैं कंप्रेसिव स्टील, ठीक है। तो ये याद रखना कि टी बीम में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेयरली ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा, और जो इसका एनालिसिस है ये आप खुद करके देखना, नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट आप बीटेक की तैयारी कर रहे हो, बीटेक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है ये आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए इससे, ठीक है। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो ये जो टॉपिक मैंने करवाया है, जो पहली यूनिट करवाई है इंट्रोडक्शन, और जो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड करवाया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे MCQ, कल हम यानी जो नेक्स्ट मेरी लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि किसी ना किसी टेक्निकल टेस्ट में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।